देखो क्या है हमारी एप्लीकेशन, कार पैसेंजर्स आर एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट। ठीक है, ये आपको भी अच्छे से पता है। ठीक, ड्यूरिंग अ कार एक्सीडेंट द कार स्टॉप सडनली, होती नहीं होती बेटा, द सीट बेल्ट बर्न बाय द पैसेंजर ऑफ द कैन प्रिवेंट द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड सडनली, यही होता है बेटा। It involves the entire momentum of the passenger to reduce to zero in a long time interval. In other words, the rate of change of momentum is small. ठीक है बेटा, so the impact of the force is small, hence prevent injury. You can say like this बेटा। देखो क्या होता है, कोई भी क्या है, कार पैसेंजर्स है, वो सीट बेल्ट लगाने के लिए है ना, उसे क्या बोला जाता है, सीट बेल्ट लगाने के लिए एडवाइस किया जाता है ताकि क्या नहीं हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, एक्सीडेंट के टाइम क्या होता है, आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि कार क्या है बेटा, सडनली रुक जाती है। ठीक है ना, और कार की जो भी पैसेंजर जिन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी है, वो अचानक क्या है बेटा, आगे बढ़ने से क्या है, आगे गिरने से उन्हें रोकती है। ठीक है, यही है। और ये क्या होगा, जैसे ही पैसेंजर जो होगा उसकी क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है, एंटायर मोमेंटम जो होता है बेटा, वो क्या है, लॉन्ग टाइम इंटरवल तक के लिए क्या होता है, कम करने में, है ना, रिड्यूस टू जीरो, है ना बेटा, कम करने में कैपेबल बनाता है। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो कि जो मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, स्मॉल है, तो फोर्स का इम्पैक्ट भी क्या है, कम है, यही है ना बेटा। देखो रेट ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, यहाँ पर स्मॉल हो गया। ठीक है ना, रेट ऑफ मोमेंटम स्मॉल मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल, टाइम क्या लगा बेटा, ज्यादा लगा, है ना, तो उससे क्या होगा, फोर्स का इम्पैक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, हाँ, तो उससे क्या है, हमें कोई इंजरी नहीं होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, समझ में आया क्यों सीट बेल्ट पहनते हो बेटा, क्यों, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, स्मॉल होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स का इम्पैक्ट भी स्मॉल होता है, और हमें क्या है, कोई भी इंजरी नहीं होती है। क्लियर, ये लो बेटा, गुड। नाउ लेट मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो क्या है, एक जो हमारी एप्लीकेशन है, क्या बोल रखा है इसमें, चाइना एंड ग्लास वेयर आर पैक्ड विथ सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, क्या है, पैक्ड विथ सॉफ्ट मटेरियल वाइल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, चाइना एंड ग्लास वेयर एंड ड्रेप्ड इन अ पेपर और स्ट्रो, आपने भी देखा होगा ये स्ट्रो बिफोर पैकिंग टू अवॉइड ब्रेकेज व्हेन ट्रांसपोर्टेड, they are collision of the packed wares due to jerks experienced during transportation. ठीक, but the soft peaking materials slow down their rate of change of momentum, the impact of force is reduced and the items are not broken. क्लियर हुआ बेटा। देखो आपने खुद ने यहाँ पर देखा होगा, जो चाइना है ना, वो क्या करता है, जो भी ग्लास की मटेरियल होता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम क्या होता है, उसे सॉफ्ट, हम बोल सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल के साथ में क्या है, पैक किए जाते हैं वो, है ना, जो भी ग्लास मटेरियल्स होते हैं वो बेटा क्या है, सॉफ्ट मटेरियल के साथ पैक किए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या ना हो बेटा, टूट फूट ना हो, है ना, टूट फूट से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ पे चाइना लिख रखा है, ये चाइना नहीं होगा बेटा, चीन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि कांच की जो सामान होते हैं, है ना, जो भी मटेरियल होता है उसे पैकिंग से पहले आप कागज या फॉयल में क्या कर देते हो, रैप किया जाता है, यही किया जाता है बेटा। ठीक है ना, ब्रेक इज व्हेन ट्रांसपोर्टेड रैप्ड इन पेपर या स्ट्रो में, किसमें बेटा, रैप्ड इन पेपर या स्ट्रो में। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आपने फील किया होगा, क्या होते हैं बेटा वहां पे, एक तरह से जर्क फील होता है बेटा हमें, है ना, झटके फील होते हैं।
झटके के कारण जो भी हमारा क्या होता है वहां पे मटेरियल होता है, उनमें क्या होती है बेटा, कॉलिजन होगा, होगा नहीं होगा, टक्कर होती है उनमें एक तरीके से। तो क्या होगा, जो हमारे सॉफ्ट पेकिंग मटेरियल है उनमें क्या होता है बेटा, बताया उनमें जैसे चेंज क्या होगा, देखो द रेट ऑफ चेंज, मटेरियल स्लो डाउन देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, स्लो हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे फोर्स का इम्पैक्ट फोर्स भी भी क्या हो कम जाता है, भी हो रिड्यूस हो जाएगा। जाता है ना। तो उससे हमारे जो भी यस मैम। आइटम्स है वो क्या नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे और सेफली हम तक पहुंच जाते हैं। क्लियर। यस क्लियर। एंड नाउ लेट मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है springs provide in a car seat, ठीक, vehicle seats are provided with spring to reduce their hardness बेटा, ठीक है ना, vehicle seats are provided with spring to reduce their hardness when the passengers sit on the seats of the क्या है seats, all of a sudden the spring enables the seats to get compressed, ठीक, the compression increase the duration of the passenger coming to rest on the seat, since the rate of change of momentum is क्या होगा बेटा, small, the passenger apply less force on the seat, the reaction force of seat becomes negligible, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, अब negligible होगा रिएक्शन फोर्स जो होगा, thus there are no यस मैम। chances and any injury to the passengers, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे स्मॉल हुआ तो पैसेंजर स्मॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा फोर्स भी क्या होगा, कम अप्लाई होगा, है ना, कम फोर्स का होगा। इम्पैक्ट कम होगा सीट पर। तो उससे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे फिर, रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। देखो जब भी क्या होता है कार की सीटों में, आपने देखा है स्प्रिंग दिए गए होते हैं, है ना बेटा। तो क्या होता है, जो व्हीकल्स की सीट होती है उनमें हार्ड, है ना बेटा, हार्डनेस के लिए क्या होता जी है, स्प्रिंग दिए गई होती है ना। जी जी। क्या क्या दे रखी होती है उनके अंदर, स्प्रिंग हार्डनेस, स्प्रिंग। ठीक है ना, हार्डनेस को बताने के लिए उसमें। तो जब भी आप देखा होगा कि पैसेंजर्स क्या होते हैं ट्रेवल करते हैं तो सडनली क्या है, आपने देखा है किस पे बैठ जाते हैं, सीटों पे बैठते हैं, है ना, एकदम से। तो स्प्रिंग क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा कंप्रेस होती है उस टाइम पे, है ना, हाँ। कंप्रेस होती है, कंप्रेशन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द पैसेंजर कमिंग टू रेस्ट ऑन द सीट, ठीक। तो क्या होता है, अब जैसे कंप्रेशन से क्या होगा, पैसेंजर की सीट पर आने की क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा बेटा, कंप्रेशन से क्या होगा, जी टाइम बढ़ेगा मैम। नहीं बढ़ेगा सीट पर बैठने का, उससे क्या होगा, जी बताओ। मैम बढ़ेगा। हाँ, उससे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा, जी। स्मॉल होगा, है ना। स्मॉल। और उस पर क्या है, लेस फोर्स लगेगा, फिर टाइम बढ़ा दिया ना बेटा हमने, तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होगा बेटा, जी। लेस लगेगा। और जो लेस। रिएक्शन फोर्स होगा फिर जो पैसेंजर लगा रहा है वो क्या हो जाएगा वहां पर, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और इसलिए उसे क्या नहीं लगेगी नेग्लिजिबल। बेटा, चोट नहीं लगेगी। इंजरी। वेरी गुड, इंजरी नहीं होगी कोई भी। यू हैव गॉट इट बेटा। यस मैम। ओके, नाउ लेट मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेंट इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, क्या है, फर्स्ट लॉ को कंटेंट किया गया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इसमें क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेंट इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो देखो क्या है, इसने क्या बोला है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो किसमें है, न्यूटन सेकंड लॉ में कंटेंट है, तो उसके सेकंड लॉ अकॉर्डिंग ऑफ हम मोशन। देखेंगे। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप अच्छे से जानते हो क्या होता है बेटा, एफ इक्वल टू एम ए, यही पढ़ा है आपने, जी। चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स मोमेंटम, है ना बेटा। यस मैम। ठीक है, तो आपने यही पढ़ा है बेटा, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, ठीक। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, एफ इक्वल टू आपने देखा था
यहाँ मैं अगर इस तरीके से लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो हमने इस तरीके से बेटा क्या करा था, Yes, ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाकर के लगा दिया था, है ना, एफ इक्वल टू के एम ए। अब देखो क्या है यहाँ पर, नॉर्मल हम Yes. जो बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जनरली हम लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए। क्या है बेटा, एम ए। अब देखो फर्स्ट जो केस होगा क्या होगा, इफ नो, एक मिनट, यस, फर्स्ट केस जो है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट वी कैन राइट। देखो बेटा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्ट नहीं कर रहा है किस पर, जो ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में रखी हुई है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एफ इक्वल टू क्या है बेटा वहां पर, जीरो, यही बोलोगे ना। 0. और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, जी. एफ इक्वल टू एम ए। ठीक, अब देखो ये फर्स्ट जी. इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अब दोनों से आपको क्या मिलेगा बताओ, इस तरीके से लिखोगे, इसका मतलब क्या है बेटा, एम एम जीरो नहीं होगा बेटा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास थोड़ी जीरो होगा, कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना। जैसे आपने बोला ये कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये क्या है बेटा, रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो देखो इसके जी. पास में मास तो होगा ही ना, रेस्ट पोजीशन में रखा है, बट इस पर कोई फोर्स क्योंकि अप्लाई नहीं हो रहा है बेटा, है ना, कोई भी फोर्स तो अप्लाई, मतलब मास 0 नहीं होगा बट एक्सेलरेशन हाँ 0 होगा. वेरी गुड, एक्सीलरेशन जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन आप जानते हो, क्या जानते हो बेटा, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, जब भी तो एक्सीलरेट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। जी मैम. अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जब हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यस. है ना। तो क्या है यहाँ पर, एक्सीलरेशन जी. क्या होगा बेटा, जीरो। क्लियर हुआ एक्सीलरेशन जीरो कैसे आया बेटा। और मास यस तो मैम. बेटा रेस्ट में हो बॉडी या मोशन कर रही हो, मास तो रहेगा ही ना, ऐसा थोड़ी वो गायब हो जाएगी रेस्ट में तो। क्लियर यस स्वाति। मैम. देखो दस बॉडी विल यस नॉट मैम. बी एक्सिलेट, देखो इस तरीके से आप बोल सकते हो, बॉडी विल नॉट बी accelerated, in other words a body at rest will continue to be in the state of rest if no external force acts on it। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा, अगर कोई भी बॉडी क्या है एक्सलेट नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट में है ना, कंटिन्यू क्या है बेटा, रेस्ट में जी है, मैम. और उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, ये आप बता सकते हो वहां से कि, क्योंकि बेटा अगर कोई फोर्स यस मैम. अप्लाई नहीं किया जाएगा तो क्या होगा बेटा, अपने आप एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई करते ही क्या होगी बेटा, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाती है। क्लियर, यस मैम. इसलिए उसने ये फर्स्ट केस यस. बोला है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना, तो व्हाट विल बी हैपन। नाउ इट इज क्लियर बेटा। यस मैम. क्लियर. ओके, नाउ लेट मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो क्या है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज, सेकंड जो केस है इसमें, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन मोशन, क्या है बेटा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, एफ इक्वल टू आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला इस तरीके से। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला कैसे आया पता है, जी मैम. गुड। अब देखो क्या है यहाँ पर, क्या बोला है फिर से उसने, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब क्या बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है मोशन में, बट उस पर क्या नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। अब मोशन में है पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, देखो एक मिनट, एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं किया जाता, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो तो क्या आ जाएगा, एम बी एम यू। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे एम बी और एम यू क्या है बेटा, वो वेलोसिटी है और फिर इनिशियल वेलोसिटी है. ये है क्या बेटा, ये बताओ, ये है क्या, एम बी और एम यू, क्या होता था एम बी और एम यू, इनिशियल मोमेंटम, और ये फाइनल मोमेंटम, है ना बेटा, क्या फाइनल है ये, मोमेंट. हाँ हाँ. ठीक है ना। देखो इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल जी. मोमेंटम, मोमेंटम का यही था ना बेटा,
जी मैम। यही तो होता है मोमेंटम, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है ना बेटा। क्लियर। जी मैम। अब देखो क्या है, यस। एम बी, अब क्या हो जाएगा, एम बी, बोलो, एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एम 0। बी इक्वल टू एम यू क्या, 0। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। अगर आप यहां से देखो, m कॉमन लेके, मैं इधर बता रही हूँ, m कॉमन ले लो, b माइनस यू, 0। तो क्या आएगा आपके पास में, b माइनस यू इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे 0। बेटा, b इक्वल टू यू। अब ये किस कंडीशन में बेटा, अब बताओ इसमें, अभी मतलब इसमें क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी है बेटा, फाइनल फाइनल वेलोसिटी के। वेलोसिटी। समझ रहे हो मेरी बात, जब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा मोशन में आ जाती है ना, जैसे ही मोशन में आती है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। तो क्या है यहाँ पर, जी मैम। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। और मास तो आपको पता है, जी। ये तो 0 होगा ही नहीं, अगर मोशन में हो या रेस्ट में हो, मास 0 नहीं होगा ना बेटा। तो इससे आपको क्लियर नहीं हुआ, होगा। अगर कोई बॉडी बेटा क्या है, रेस्ट में है, और जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपने क्या बोला वहां पर बेटा, बताओ, एक्सेलरेशन क्या था बेटा वहां पर, 0 था, अच्छा, है ना। एक्सेलरेशन 0। हाँ। हाँ, बट मास नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अब कोई यस। ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, मोशन में है बेटा, पर उस पर अब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, कोई भी कांस्टेंट स्पीड से वो क्या है बेटा, मूव कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे फिर, जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी, और मास क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू सेम। 0। इज इट क्लियर। यस मैम, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब देखो क्या है, दिस मीन्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, then its initial and final velocity are equal। बेटा अभी यही पढ़ा हमने लास्ट स्लाइड में, इट मीन्स दैट द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line if no external force act on it। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये क्या बोला गया है इसमें, क्या है इसका मीन बेटा, अगर कोई भी क्या है बेटा यहाँ पर, आप बोल सकते हो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप कोई भी क्या नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी जो इनिशियल और क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, इक्वल रहती है। इसका मीन्स यही है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या है, जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन के साथ क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में रहेगी। कैसे रहेगी बेटा वो, ओके मैम। है ना, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म की लाइन पोजीशन में। में ही रहेगी, स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब समझ गए हो आप तो, क्लियर हो गया होगा ना, यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था ना, उसकी स्पीड पे कोई चेंज जी। नहीं आएगा टाइम के साथ, है ना बेटा। ये वेलोसिटी जी। ये टाइम, ठीक है, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगी, वो मूव करती रहेगी। जब भी हमने क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में रहेगी, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन के साथ क्या रहेगी बेटा, यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में रहेगी। क्लियर। अब क्या है देखो, फ्रॉम द अबव 2 पॉइंट्स वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया, दैट अ बॉडी कंटिन्यू टू बी in state of rest or of uniform motion in a straight line if no external force acts on it, and this is Newton's first law of motion। Thus Newton's first law is contained in the second law of motion। अब देखो क्या है, ये जो 2 पॉइंट्स हमने 2 केसेस यहाँ पर पढ़े हैं, उसे क्या कंक्लूजन निकला है बेटा, कि कोई भी बॉडी है वो अपने क्या है बेटा, बोल सकते हो स्टेट या स्टेटिक स्टेट में
या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में रहती है ना, तो क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या नहीं करेगा बेटा, वर्क नहीं करता है। तो ये न्यूटन के मोशन का क्या है बेटा, फर्स्ट लॉ है या नहीं, ये बताओ। जी ये है ना, है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी, है ना, मूवेबल रहेगी। यही पढ़ा था ना हमने फर्स्ट जी लॉ बेटा। यस मैम। तो आप इस तरीके से क्या है बोल सकते हो कि वी से लाइक दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेंट क्या होगा इन दी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा।